नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियों में हम उन सुर्खियों पर चर्चा करते हैं, उन हेडिंग्स पर चर्चा करते हैं जो आज के अखबारों में प्रमुख रूप से छापे गए हैं, और उन पर हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं उनके साथ हम चर्चा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं कि ये खबरें सुर्खियों में क्यों आई। तो आइए शुरू करते हैं अखबारों की सुर्खियां। उसके पहले मैं आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित गेस्ट से परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमीन बेग जी, जो संवाददाता हैं, और देवेंद्र पटेल जी, जो ब्यूरो प्रमुख हैं। दोनों का मैं स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं अखबारों की सुर्खियां। आज की सुर्खियां जो बनी हैं, सबसे ज़्यादा हेडिंग जो बना हुआ है और सबसे ज़्यादा जिस विषय पर अखबारों ने छापा है वो है बाढ़ की विभत्सता। बहुत ज़्यादा बाढ़ ने जो है अभी कोहराम मचा रखा है। वैसे पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, लेकिन कहीं सबसे ज़्यादा यदि हम लें तो ग्वालियर चंबल संभाग का नाम उसमें आता है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति खराब है, और ख़ास करके शिवपुरी में। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? दरअसल बिल्कुल सही बात है। ये इसको जो बाढ़ अभी हो रही है ग्वालियर चंबल शिवपुरी तरफ, ये आज हर अखबार की फ्रंट पेज की हेडलाइंस में ये शामिल है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया था कि अति वर्षा होगी, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। सरकार भी अलर्ट हो गई थी। इसमें सरकार की लापरवाही नहीं कहेंगे, लेकिन जो अतिवृष्टि हुई है और वो जितनी भी सावधानियां सरकार बरत रही थी वो उसमें पूरा पानी फिर गया। यही कारण रहा कि सेना को बुलाना पड़ा, एयरफोर्स वहाँ पहुंची, कई रास्ते बंद हो गए। जैसे खबर है कि कई अखबारों ने इसमें हेडिंग दी है कि बेरहम बारिश, और साथ में बेरहम बिल्कुल इसको कहा जा सकता है कि इस तरीके से बारिश हुई है कि इसमें, जैसे कि अभी सामने समाचार निकलकर सामने आ रहे हैं कि कुछ लोगों की इसमें मौत भी हो गई है और अभी कुछ लोग इसमें लापता भी हैं। सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं, और ख़ास तौर पर यह है कि अभी लगभग 36 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। मेरे को लगता है कि अभी जो मौसम केंद्र ने जो अलर्ट जारी किया है 48 घंटे भी हो सकते हैं। बताते हैं कि 200 गांव जो हैं अभी भी डूब की कगार पर हैं, जहां पर देखा जाए तो जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं, और अब जितनी सहूलियत सरकार कर सकती है सेंट्रल को भी अवगत करा दिया है। जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, खाने के पैकेट्स भी पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और सतर्कता बरतने की जरूरत है, वरना स्थिति जो है और भयावह हो सकती है। हाथ से निकलती जा रही है स्थिति। बाढ़ में यही स्थिति है, कुछ पुल टूटे हैं, कुछ और भी नुकसान हुए हैं। अमीन जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिल्कुल बहुत कह सकते हैं कि भयावह स्थितियां हैं, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात में 2:30 बजे वो मंत्रालय पहुंचे, वो भी अखबारों की में जो है विस्तृत तरीके से छापा गया है कि मुख्यमंत्री देर रात तक तो मंत्रालय में जो सिचुएशन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री जो है वो बल्लभ भवन पहुँचे हैं, मॉनिटरिंग रूम में इस समय मौजूद हैं। और ताज़ा अपडेट ये है, चूंकि अखबारों ने तो छापा ही है किस तरीके से बाढ़ के हालात हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर पहले, यानी कि 10-15 मिनट पहले, प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। लगातार प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। कल तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में जो है तब भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और स्थितियों का जायजा लिया था। गृहमंत्री से थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है। तो लगातार हालात जो हैं वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मौसम विभाग ने जो निर्देश दिए हैं, मौसम विभाग ने जिस तरीके से ये कहा है कि अभी और भी बारिश हो सकती है और भी स्थितियां जो हैं वो खराब हो सकती हैं। बिल्कुल नया सिस्टम बनेगा और चक्रवात भी बनेगा, कमजोर होगा सिस्टम, और जो है एक नया चक्रवात भी बनेगा, ऐसी भी बात कही। जी बिल्कुल यही क्योंकि देखिए होता यह है कि अमूमन शहरों की अगर बात कर ली जाए तो शहरों में तो अगर जलभराव की स्थितियाँ होती है सर, तो ये कहा जाता है कि जो हमारा जो पानी निकालने का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए शहरों में पानी भर जाता है। लेकिन जब गाँव में
जिलों में जब भारी बारिश होती है और गांव के गांव डूबने की स्थिति में आ जाते हैं तो इससे कुदरत का ही कहर कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास इस समय जानकारी है वो यही है कि लगातार सभी टीमें मौके पर बनी हुई हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वायुसेना हो, सभी तरीके से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी लगातार वहाँ पर बना हुआ है। लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कल जो शाम तक हमारे पास अपडेट था वो यही था कि तकरीबन 1200 गांव जो हैं वो डूब के क्षेत्र में है और जहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है, तो एयरलिफ्ट करके उनको लोगों को निकाला गया जो अपने घरों में फंस गए थे, या फिर जिनको बोट के जरिए निकाला गया। तो अभी जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये फिलहाल जारी है और मुख्यमंत्री भी थोड़ी ही देर बाद अब से जो है हवाई यात्रा करेंगे और बाढ़ की स्थितियों का जायजा लेंगे। अच्छा कानूनगो जी, अगर इसी खबर का अगर एक विश्लेषण और अपन ये करें कि देखा जाता है कि डैम बना दिए जाते हैं, डैम बनाने के बाद जब उनका पानी उस लेवल तक पहुंच जाता है, जैसी अति जो वर्षा हो रही है, फिर जब उसका पानी छोड़ा जाता है तब सरकार ये अलर्ट क्यों नहीं रहती है कि नीचे जो निचले गांव हैं उनको खाली कराया जाए, नदी किनारे घर गांव बस जाते हैं। तो वही कारण रहा है कि बांधों से जो पानी छोड़ा नदियां उफान पर आई और इतना विकराल रूप ले लिया। बिल्कुल, बांधों से पानी छोड़ने की स्थिति के पहले यदि सरकार जागृत होती और ये चीजें उसके पहले ही गांव खाली करवा लिए जाते तो ये स्थिति थोड़ी कम दिखाई देती, इतनी भयावह नहीं हो पाती। बिल्कुल सही कहना है आपका। तो कई बार तो अभी स्थिति ये भी बन रही है कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि ये बांध टूट गया, तो वहां अभी कल भी यही घटना हुई कि ये बांध टूटने की खबर वहां पहुंची, कुछ लोग कार से वहां पहुंच गए शिवपुरी के ब्रिज पर, वहां पहुंचे तो पता चल रहा है कि वो आराम से देख रहे थे और उसी दौरान ब्रिज टूटा तो कार सहित बह गए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग अपने यहाँ पर लोग जागरूक बहुत ज्यादा दर्शक की भूमिका में आ जाते हैं और कहीं भी कुछ हुआ तो जाकर के भीड़ वहां लग जाती है देखने की, शिकार हो जाता है। अनावश्यक रूप से जो है वो जाके मुसीबत को बुलाते हैं। रेल की पटरियां तक जो है बह गई हैं, ये तक स्थिति है वो गुना सेक्शन की, और यातायात जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुल मिलाकर लोगों को भी जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अनावश्यक रूप से वहां पर जा करके क्या आपको मिलेगा ये समझ नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहरीली शराब से मौत होने पर मौत की सजा जो है, सजाए मौत जो है वो दी जाएगी, ये कैबिनेट में फैसला हुआ है। क्या कहेंगे इस पर अमीन जी आप? देखिए बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, यही कहा जा सकता है कि लगातार हमने देखा कितने लोगों की जान चली गई। ये कोई एक घटना नहीं है जो पिछले दिन हुई, इससे पहले हमने देखा कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर जहरीली शराब से कई लोगों की जानें चली गई। अब अमेंडमेंट किया गया है, ये अच्छी बात है और विधानसभा में जाएगा, उसके बाद फिर कानून के तौर पर हम इसे देख पाएंगे। लेकिन क्या कानून बनाने देने से या कानून में प्रावधान बढ़ा देने से, फांसी की सजा देने से ये तमाम चीज़ें रुक जाएंगी? इस पर सरकारों को बहुत सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में रेपिस्टों को लेकर किस तरीके से कानून बनाया गया। अमीन जी, एक कानून बना था बलात्कार पर मौत की सजा, जी जी जी, और कितनों को मिली सजा। बिल्कुल सही, अखबार में रोज हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार से ये हुआ वो हुआ, बच्चियों के साथ 2 साल की 4 साल की ये होता है। तो कानून बना भर देने से कुछ होता नहीं है। और जहरीली शराब के माफिया में कौन कौन लोग रहते हैं ये भी आप बिल्कुल ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और हम लोग पहले भी डिस्कशन करते रहे हैं कि क्या सिर्फ जिनको पकड़ते हैं क्या सिर्फ वही आरोपी होते हैं, क्या वही उनके पीछे कितने बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उन तक क्यों हाथ नहीं जाते हैं? हमने देखा कि हर बार जब ये घटनाएं होती हैं, देवेंद्र जी कानूनगो सर, जब ये घटनाएं होती हैं तब हम देखते हैं कितना हल्ला होता है, मुख्यमंत्री जो है खुद इस पूरे मामले को देखते हैं, बैठक होती है। लेकिन उसके बाद जब एसआईटी बन जाती है तो क्या एसआईटी की रिपोर्टें आज तक उसके बाद कभी सामने आई क्या, कि कौन उसमें दोषी, किन लोगों पे कार्रवाई की गई, जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? अगर किसी जिले के भीतर शराब बनाई जा रही है और उससे किसी की मौत हो रही है तो क्या जिले के कलेक्टर को उसकी जानकारी नहीं है? क्या जिले के आईजी को उसकी जानकारी नहीं है? तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पर भी काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ कानून बना देने से, आपने बहुत सही कहा कि बलात्कार का कानून जो है खासतौर से बच्चियों के साथ, वो मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले लाया गया था, उस पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई। लेकिन क्या बलात्कार रुके? क्या हमने देखा कि फांसी दी गई अब तक? तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको आपको और ज्यादा मुस्तैदी से देखना होगा ताकि अब आगे से किसी की जहरीली शराब पीने से जान न जाए। बिल्कुल देवेंद्र जी,
आपका क्या राय है इस बारे में? कानूनगो जी, मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु का जो खौफ होता है, ये एक मौत का खौफ देना सरकार दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की आवश्यकता है कि इस तरह की जो मानव के लिए जो एक जहर जो परोसी जा रही है ब्लैक में, तो उसको लेकर अभी पूरी देश की आवश्यकता है कि इस तरह कानून बनना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश के अगर मैं आबकारी एक्ट की बात करूं तो आप और हम इस खबर पर आज विश्लेषण कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है अब जहरीली शराब अगर कोई बेचता है या उसके पास पाई भी जाती है तो किस किस तरह से एक्ट में परिवर्तन होगा और क्या कुछ फांसी की सजा कैसे मिलेगी, क्या उम्र कैद मिलेगी, सजा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर यदि किसी के पास भी अगर पहली बार अगर ये जहरीली शराब अगर उसके घर में भी मिलती है तो पहले क्या था, 6 माह से या 6 साल तक या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना था। अब इसको बढ़ा के 6 से 10 साल तक कर दिया गया है और जुर्माना जो है 5 लाख रुपए तक का होने जा रहा है। और ये तो रही किसी के पास अगर मिलेगी तो, लेकिन जो आबकारी एक्ट है उसमें ये बात सामने आई है कि उसमें 4 संशोधन किए जा रहे हैं। उन 4 संशोधन में यह है कि धारा 49A में पहले क्या होता था कि 2 से 10 साल तक की सजा होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल या फिर उम्र कैद में परिवर्तित कर दी गई है। अगर यही अगर चीज दोबारा कोई अपराधी अगर पकड़ाता है तो उसको 5 से 10 साल तक की सजा कर दी गई है और उम्र कैद को बढ़ाकर मृत्यु दंड में ये कन्वर्ट कर दिया गया है। और 5 या 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 25 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया है। इसके बाद अगर धारा 40A में आए या फिर धारा 38A में आए, धारा 37 में आए, तो इनमें चारों जो धाराएं मध्य प्रदेश के आबकारी एक्ट में थी, इनमें परिवर्तन किया गया है। यानी कि साफ है कि सरकार अब सख्त हो चुकी है। जहरीली शराब अब अगर, और दूसरी बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कानूनगो जी, ये मध्य प्रदेश में नहीं, आप देखेंगे तो कैसे हरियाणा से कैसे शराब आ जाती, कैसे राजस्थान के रास्ते से शराब मध्य प्रदेश में आती है। बॉर्डर पे क्या करते हैं हमारे लोग, बॉर्डर पे भी तो आबकारी के लोग बैठे हुए हैं, पुलिस बैठी हुई है, वहां से इतनी बड़ी संख्या में आ जाती है शराब जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब ये घटनाएं हो जाती हैं तब सरकार उठ जाती है। जैसा कि अभी अमीन जी ने भी कहा कि ऐसा कानून बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर सख्ती से अच्छे से पालन हो, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सख्ती से पालन होना जरूरी है। लेकिन देवेंद्र जी, शराब जहरीली है ये तो पीने के बाद जब आदमी मर जाता है तभी पता चलेगा कि ये जहरीली शराब थी, क्योंकि शराब पीने से तत्काल कोई मौत होती है तो ये अपन समझ लेंगे कि जहरीली शराब है, अन्यथा वो तो शराब मान करके पी रहा है। तो ये सबसे बड़ा पता लगाना बड़ा कठिन काम है कि ये जहरीली शराब है। इसके लिए आबकारी अमले को ये सक्रिय होना पड़ेगा कि अवैध तरीके से जो बिक्री हो रही है शराब की, उसको कैसे रोका जाए। अभी एक और चीज़ सामने आई है कि जो महुए की शराब है उसको भी सरकार जो है वो मान रही है कि इसको भी हम जो है वो उस श्रेणी में लाएंगे कि इसकी बिक्री हो सके और इस पे टैक्स में भी कुछ छूट देंगे। अमीन जी, बिल्कुल सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके अवैध जो कारोबार है उसको रोका जाए। इसलिए जो प्लानिंग है वो यही की जाती है कि कैसे ना कैसे करके जो है उसको चीज़ों को बेहतर किया जाए। ख़ासतौर पर हमने देखा था कि आप भी सर जानते हैं बखूबी के जब शराबबंदी की बात मध्य प्रदेश में आई थी तब मुख्यमंत्री की तरफ से और उस समय जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जयंत मलैया की तरफ से उस समय कहा गया था कि अचानक एकदम करके हम शराबबंदी नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे करके हमको शराबबंदी करना होगी। हालांकि ये बात और है कि मध्य प्रदेश ही नहीं कई राज्यों में जो है एक आय का बड़ा स्रोत है खासतौर पर शराब। उसीलिए ये डिस्कशन बार बार होता रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या शराबबंदी होना संभव है या नहीं है। लेकिन अब महुआ की बात सरकार कर रही है, कोशिश यही है कि के जो जहरीली शराब है, चूंकि देखिए शराब को जिस तरीके से हमने देखा है कि लोग सस्ती शराब खरीदते हैं और उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जो बाहर से जो हमारे सीमावर्ती जो इलाके हैं खासतौर से वहां से जब एंट्री होती है दारू की, और आपने भी सही कहा कि पता नहीं चल पाता कि वो नकली तो है लेकिन वो जहरीली है कि नहीं है। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए सरकार कोशिश यही कर रही है और उम्मीद करते हैं कि इसके लिए अमीन जी मेरा ऐसा मानना है कि जो मदिरा प्रेमी है इनको भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
जैसा कि अभी बात चली रही है कि उसको कैसे पहचाना जाए। जब हरियाणा जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो घटनाएं हुई है उसमें ये चीज सामने आई कि ब्रांडेड जो शराब है, जो मदिरा है, उसकी बोतलों में निचले स्तर की शराब भर के बेची जा रही, लेकिन उसकी पैकिंग पे जो मदिरा प्रेमी वो ध्यान नहीं देते। वो देखते हैं कि आज ये इतने % डिस्काउंट में मिली है, इसको ले लिया जाए बाहर से। जब वो पीते हैं, शरीर अगर वो झेल गया तो अच्छी है, खराब हुआ तो मिलावटी थी। इसी में एक चीज और भी है देवेंद्र जी, कि कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है कि कैबिनेट में इसको लेकर आया था कि बारकोड जो बॉटल पे होता है, वो बारकोड से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितनी कब बनी है, कब एक्सपायर। लेकिन अब आप देखिए कारस्तानी करने वाले जो लोग होते हैं, जो पीने वाले हैं, वो इतनी सब्र उनके पास नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा। वो तो बॉटल खरीदी और ढक्कन खोला और गिलास में डाली, और वो कहाँ बार कोड और कहाँ बिल्कुल उसका ढक्कन और कहाँ क्या, और कोई इतना कोई ध्यान नहीं देता। वो तो पीने के बाद ही सब कुछ यानी कि कानून को जी ये माना जाए कि मृत्युदंड की सजा तो सरकार कर रही है, लेकिन मृत्यु से मदिरा प्रेमी नहीं डर रहे हैं कि हम क्या पी रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपका इसी पे एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस खबर का एक छोटा सा विश्लेषण करके अपन अगली खबर पर बढ़ेंगे। आपने महुए का जिक्र किया। मैं आपको राजधानी भोपाल की ही एक जगह बताता हूँ जहां पर पुलिस की नाक के नीचे रातीबड़ है, रातीबड़ से लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है केकड़िया। उस केकड़िया गांव में कोई भी जाएगा, एक बिस्लेरी की खाली बोतल लेकर जाएगा, 50 रुपए देगा, और किसी भी गांव में किसी भी घर से 50 रुपए में महुए की कच्ची दारू वहां से भरवा के लेके आता है। क्या ये पुलिस के, जब शहर के लोगों को ये पता है कि वहां ये रातीबड़ के केकड़िया गांव में ये मिल रहा है, तो उसको कैसे आप लोग मान सकते हैं? वो तो सोचते हैं महुए की कच्ची दारू ले आओ। लेकिन उसमें भी मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि उसमें भी यूरिया का मिलावट की जा रही है। लोग अभी भी भोपाल से जो पीने के शौकीन हैं, वहाँ केकड़िया जाते हैं, वहाँ पे जंगल जैसा एरिया है, पार्टी करते हैं, वहाँ से 50-100 रुपए में 1-1 लीटर शराब लेते हैं, एंजॉय करके वापस आते हैं। पुलिस को ये जानकारी है। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बात आगे तक पहुंचाना चाह रहा हूँ इस खबर के लिए। बिल्कुल, वहाँ भी जब कोई हादसा हो जाएगा तब जाके शायद पुलिस की भी पुलिस जागी। एक खबर है कि सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। 99.04% जो है विद्यार्थी उसमें सफल हुए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देवेंद्र जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहता हूँ। कानून जी, मैं इस रिजल्ट को सीबीएसई की नज़र से भी अगर देखें, अपन हमारी अपनी नज़रों से देखें, तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। दरअसल ये रिजल्ट सीबीएसई ने एमपी बोर्ड की तरह नहीं किया है। सीबीएसई ने बीते 3 वर्ष का बच्चों के रिजल्ट का आकलन लगाया, यानी कि 7वीं, 8वीं और 9वीं तीनों कक्षाओं का आकलन उन्होंने पहले लगाया कि आखिर बच्चा कितने अच्छे नंबर से पहले पास होता रहा है, क्या वास्तव में वो चीज़ उसके साथ है। ऐसा नहीं है कि जब ये कोरोना चल रहा है, इसको देखते हुए जो घोषित किया, पूरे देख रहे हैं कि 100% बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन सीबीएसई ने अच्छा किया है कि बीते 3 साल का आकलन किया, बच्चे कितने पानी में हैं, कितने नहीं हैं, उसके आधार पर जब ये रिजल्ट घोषित किया, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा पहले से पढ़ाई करता आ रहा है तो वो इस बार भी उतने अंक लेकर आता, तो उस आधार पर रिजल्ट जारी किया। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। बहुत ये रिजल्ट का जो प्रक्रिया अपनाई गई बहुत अच्छी है। इसी के साथ हम अखबारों की सुर्खियां कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैं अमीन बेग जी का और देवेंद्र पटेल जी का धन्यवाद अदा करता हूं, और देखते रहिए साधना न्यूज़ के अगले कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियों से। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।